नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच हिंदी व्याकरण के समास की ये दूसरी क्लास के साथ आपके बीच हाजिर हैं। और इसके पहले आपको जो क्लास गई थी उसमें हमने आप लोगों को समास में समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, समास की परिभाषा, समास के प्रकार और उसमें से दो समास जिसमें से हमने आपको अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास के बारे में आपको डिटेल से बताया था। और आज की क्लास जो हमारी है वह समास पर ही आधारित है। और इस वाले टॉपिक में हम आपसे समास में तत्पुरुष समास पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल में अभी नए हों वह सभी लोग हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर रखेंगे, जिससे उनको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के द्वारा आपको संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। और इसी कड़ी में आज जो आपकी ये क्लास दी जा रही है वो हिंदी की है। और यह जो टॉपिक आपका समास का है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे जिस परीक्षा की मैं बात करूं, जिसमें भी आपका हिंदी आता है, निश्चित रूप से आपका समास से आपका प्रश्न बनता है। तो यह टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का ये पहला जो टॉपिक है इसका कि तत्पुरुष समास पे हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको यह बात जान लेनी आवश्यक है कि पदों की अगर मैं प्रधानता की बात करूं, पदों की प्रधानता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह जो समास है वह द्वितीय पद प्रधान समास होता है। अर्थात इस समास का दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है और पहला पद इसमें जो है वो निम्न होता है। और अगर मैं उच्चारण की दृष्टि से बात करूं तो इसमें पहले का उच्चारण पहले होता है और दूसरे का उच्चारण आपका दूसरे में बाद में होता है। और जैसा कि इसके पहले हमने आपको अव्ययी भाव समास में बताया था, उसमें क्या होता था कि उच्चारण करते समय दूसरे का पहले और पहले का बाद में होता था। लेकिन प्रधानता की दृष्टि से अव्ययी भाव समास जो होता था वह जो होता था उसमें आपका जो है प्रथम पद ही प्रधान होता था। तो आप समझ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास में जो अंतर है उसको मैंने आपको समझा दिया। इसके अतिरिक्त आपको इसकी परिभाषा अगर आपको मैं बताऊं तो आप समझ सकते हैं कि जिस समस्त पद में, जैसा कि इसके पहले हमने आपको समस्त पद के बारे में बताया था, तो जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का जो चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास का एक और नाम कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है वो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कोई ना कोई कारक चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पूर्व हमको कारक को समझना होगा। और आपको ये बात याद रखनी होगी कि कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं। और जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इन सब के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म का को, करण का से, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए, अपादान का से अलग होना, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, और अधिकरण का में या पर, और संबोधन का हे या अरे होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब तत्पुरुष समास के मैं भाग की बात करूं कि इसे कितने भागों में बांटा गया है इनके विभक्ति के आधार पर, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुल 6 भाग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विभक्ति आपकी जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन पहला और अंतिम अर्थात कर्ता कारक, कर्ता और संबोधन, इन दोनों कारकों को छोड़ करके जो भी आपके बीच के कारक अर्थात 2 से लेकर के 7 तक के जो भी आपके कारक चिन्ह इसमें मिलेंगे, इसी में जो है वो आपका तत्पुरुष समास होगा। तो पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि पहला और अंतिम कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो शेष आपके कारक होते हैं उन्हीं विभक्तियों का इसमें लोप होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बात बताई उसमें से आपको यह बात पता चल गई कि इसमें जो होता है तत्पुरुष समास में वो द्वितीय पद प्रधान होता है। उच्चारण करते समय पहले का उच्चारण पहले और बाद का बाद में होता है। इसका एक और नाम कारक तत्पुरुष समास भी है। दूसरी बात आप ये समझ गए हैं कि इस समास को हम 6 भागों में बांटते हैं कारक चिन्ह के अनुसार। और इसमें आपको याद रखना है कि पहला और अंतिम इसमें कारक चिन्ह नहीं होता है, अर्थात कर्ता और संबोधन इसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं
कि इनको हम 6 भागों में बांटते हैं। और सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि जो 6 भाग हैं तत्पुरुष समास के, जो 6 प्रकार हैं वो हैं क्या। तो सबसे पहला जो समास है वो कर्म तत्पुरुष समास है, और इसका एक और नाम द्वितीय विभक्ति भी है। जैसा कि प्रथमा जो था, इसमें प्रथमा और अष्टम ये आपके मान नहीं है, तो द्वितीय विभक्ति को हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। कभी कभी आपके प्रश्न में द्वितीय तत्पुरुष करके विकल्प में दिया रहता है, द्वितीय तृतीय करके, तो आपको ये भी समझना है। फिर आपको देखना है कि जब आपका दूसरा जो समास है, इसमें तत्पुरुष समास का जो दूसरा रूप है वो है कर्ण तत्पुरुष, और इसका एक और नाम तृतीय विभक्ति भी है। इसके अतिरिक्त आपका जो तीसरा समास है वह संबंध तत्पुरुष समास है, और इसको हम चतुर्थी विभक्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो चौथे नंबर पे है वो अपादान तत्पुरुष है, और इसे हम पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो है संबंध तत्पुरुष समास, जिसको हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं, और ये जो आपका छठवां है वो अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसका नाम सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात पता चल गई होगी कि तत्पुरुष समास को हम कितने भागों में बांटते हैं और कौन कौन सा मान इसमें नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इन सब बातों को नोट कर लीजिए, जिससे कि आगे अब आपको समस्या ना हो। तो सबसे पहले ये बातें आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए, और जो लोग हमारे चैनल में अभी नए हों उनको प्लेलिस्ट में जा कर के एकदम शुरुआत से क्लास को देखनी है, क्योंकि आगामी आपके सामने बहुत सी परीक्षाएं पड़ी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन परीक्षाओं में आपके लिए हिंदी कितना कारगर होगा, और ख़ास करके जो ये टॉपिक आपका चल रहा है इनसे आपको निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक पर प्रश्न बनेंगे। तो जल्दी से आप लोग लगाते रहिए, और जल्दी से आप लोग इन सभी प्रश्नों को हल करते रहिएगा। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, और आपके सामने ये तत्पुरुष समास का जो पहला प्रकार है उसे हम जो कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तो सबसे पहला नंबर आप लोग लिख लीजिए कि कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसका एक और नाम, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इसको हम द्वितीय विभक्ति भी कहते हैं। कभी कभी आपके प्रश्न में विभक्ति के नाम के अनुसार भी पूछ लेता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसका जो कारक चिन्ह होता है इसमें को होता है, इस बात को आपको याद रखना है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्नों को पहचान लेंगे। तो इसमें समास का जब हम विग्रह करते हैं तो समास के दोनों पदों के मध्य में जो को विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। तो आपको, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि यश प्राप्त, यश प्राप्त, इसका मतलब है कि यश को प्राप्त से यश प्राप्त बना हुआ है, और इसमें विभक्ति आपकी को आ रही है, इसलिए आपका ये समास जो है वो कर्म तत्पुरुष समास है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कोई ना कोई आपका कारक चिन्ह निश्चित रूप से होगा, और जिसमें को का लोप होगा वह आपका जो समास होगा वह आपका कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। चलिए कुछ और उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने आपको लिखा चिड़ी मार, चिड़ी मार, इसका जब आप विस्तार करेंगे तो आपका होगा चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। अब आपको, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है और मार पर जोर दे रहा है, इसमें प्राप्त पर जोर दिया जा रहा है, और जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो पहले का उच्चारण पहले और बाद का उच्चारण बाद में हो रहा है, और इसमें जो है को विभक्ति आपको निकल करके आपके सामने आ रही है। और कुछ उदाहरण और भी देख लेते हैं। जैसे हमने आपको दिया रथ चालक, रथ चालक, जब हम इसमें रथ चालक की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा रथ को चलाने वाला। अब आप देखेंगे कि इसमें भी आपका को विभक्ति दिख रहा है, इसलिए आपका जो तत्पुरुष समास है ये वो कर्म तत्पुरुष समास है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और कर्म तत्पुरुष समास के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और ये दूसरे समास पर चर्चा कर रहे हैं। और ये दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है आपका कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। इसका नाम जो है वो तृतीया विभक्ति है, और इसका जो चिन्ह होता है से होता है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि विभक्ति के माध्यम से ही आप बहुत ही आसानी से इस समास को पहचान लेंगे। इसका एक और नाम तृतीया विभक्ति समास भी है। तो
जिस समास में समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता हो, उस समास को हम जो है करण तत्पुरुष कहते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है कि अपादान में भी आपका से मिलेगा, लेकिन वह थोड़ा अलग होता है, उसमें से अलग होना होता है, लेकिन इसमें जो है वो से अलग नहीं होता है। तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने आपके सामने लिखा शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। अब आप देखेंगे जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो आपका जो पहले उच्चारण है, पहले का पहले और बाद का बाद में होगा शोक से ग्रस्त, और जो इसमें आवाज़ निकलेगी इन दोनों के मध्य में वह से करके आपका मान होगा। तो आप समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण हम और भी देख लेते हैं। जैसे हमने आपको दिया कि रेखांकित, 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 इसका मतलब है रेखा से अंकित। अब आप देखेंगे इसमें भी वही उसी तरह से का से मिल करके आ रहा है। इसके अलावा आपका जैसे हमने दिया मन चाहा, अर्थात मन से चाहा। इसके अतिरिक्त आपका है भयाकुल, भयाकुल, इसका मतलब जब हम विस्तार करेंगे तो आपका जो विभक्ति होगी वह से निकल के आएगी। तो आप देख सकते हैं कि करण तत्पुरुष की पहचान ये है कि इसमें आपका जो से शब्द निकल करके बीच में से आएगा। और जब हम इसको विग्रह करेंगे संधि का, इसको जो है इसको हम विग्रह करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका से शब्द निकलेगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए अब मैं आपके अगले प्रकार जो आपका तीसरा प्रकार है और उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि इसमें कुल जो है वो 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के, और यह जो तीसरा प्रकार है आपका वह संप्रदान तत्पुरुष है। तो जल्दी से इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष। और अगर विभक्ति की मैं बात करूं तो इसको हम चतुर्थी विभक्ति भी कहते हैं। विभक्ति पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसके माध्यम से आप इन सब को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति भी इसे कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो के लिए, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए शब्द होता है। अर्थात जब इस संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है, और इसमें जब हम इसका विस्तार करेंगे तो उसमें के लिए शब्द जरूर निकल करके आएगा। तो चलिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हमने आपको दिया प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। अब इसका हम जब विस्तार करेंगे तो पहले का उच्चारण पहले और बाद का उच्चारण बाद में होगा, और इनके मध्य जो ध्वनि जो कारक चिन्ह आएगा वो के लिए करके निकलेगा, अर्थात प्रयोग के लिए शाला। और जैसे हमने दिया कि स्नान घर, स्नान घर, इसका मतलब है कि स्नान के लिए घर। इसके अतिरिक्त यज्ञशाला, यज्ञशाला, इसका मतलब है कि यज्ञ के लिए शाला। इसके अलावा है आपका डाक गाड़ी, इसका मतलब है कि डाक के लिए गाड़ी। इसके अतिरिक्त आपके है हथकड़ी, हथकड़ी, और इसका मतलब है कि हाथ के लिए कड़ी। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है कि इसमें जो उच्चारण होता है वो पहले का पहले और बाद का बाद में होगा, द्वितीय पद प्रधान होता है। और उसके अतिरिक्त हमको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह निकल रही है। तो अगर आपको ये विभक्ति का चिन्ह पता है तो बहुत ही आसानी से आप उसको अलग कर पाएंगे कि दिया गया आपका जो समास है वह कौन सा है। तो चलिए अब हम आपके अगले समास की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो आपका चौथा समास है अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही लिखा दिया था कि इनका क्रम जो है वो क्या है। तो चौथा जो समास है हमारा वह अपादान तत्पुरुष है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपादान तत्पुरुष, इसको हम पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है। तो इसे हम आप पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। और अपादान का मतलब इसका जो चिन्ह होता है वो से अलग होना होता है, से अलग होना। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। जैसा कि आपको हमने इसके पहले बताया था कि कर्ण में भी आपका से निकलता है, लेकिन अपादान में जो शब्द आता है वो के अलग होना, अर्थात कोई वस्तु दूसरे वस्तु से जब अलग होती है
तो वहाँ पर जो से शब्द प्रयोग होता है उसके लिए अपादान का प्रयोग होता है। तो आप लोग डाउट मत होइएगा कि कर्ण और तत्पुरुष में दोनों में आपको विभक्ति से मिलेगी, लेकिन इस वाले अपादान में आपका विभक्ति से जो मिल रही है वो से अलग होने के लिए है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसका एक और नाम आपका पंचमी विभक्ति भी है, और इसमें अपादान कारक की विभक्ति में से अलग होना शब्द निकलता है। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। इसका मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपके सामने मैंने एक शब्द लिखा पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट इसका मतलब है कि पथ से भ्रष्ट हो जाना, माने पथ से अलग हो जाना। इसके अलावा ऋण मुक्त, अगला शब्द मैं आपके सामने ला रहा हूँ ऋण मुक्त, इसका मतलब है ऋण से मुक्त हो जाना। इसके अतिरिक्त आपका सवाल है पाप मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त होना माने अलग हो जाना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपका है देश निकाला। देश निकाला और इसका मतलब होता है देश से निकाला। तो अब आपने यह बात समझ ली होगी कि अपादान तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष में क्या अंतर है। दोनों की विभक्ति से है और इसका नाम विभक्ति के अनुसार इसका नाम जो है वो पंचमी विभक्ति है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके सामने ये पांचवें तत्पुरुष समास पर अब चर्चा करने जा रहा हूँ। और इस पांचवें तत्पुरुष समास का नाम आपका संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष समास, और इसको जो है वो षष्ठी विभक्ति भी कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि इसका नाम और क्या है विभक्ति के अनुसार षष्ठी विभक्ति है। और इसमें जो आपका कारक चिन्ह होता है वो काके की, नाने नी, रारे री करके, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस तरह के जो शब्द आपके निकलेंगे विभक्ति चिन्ह, उसके अनुसार आप बहुत ही आसानी से इनको पहचान लेंगे। तो आपको यह बात याद रखनी है कि संबंध तत्पुरुष समास को षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। और इसमें जब विभक्ति का, के, की, इनको ये जो मान होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपके सामने लाया एक प्रश्न राजाज्ञा। तो राजाज्ञा, सवाल को ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। राजाज्ञा तो इसका मतलब होता है राजा की आज्ञा। शिवालय, शिवालय एक शब्द मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि शिवालय जो शब्द है वो शिव का आलय है। तो इसके अतिरिक्त आपका है राजकुमार। राजकुमार जब इसको हम विस्तारित करेंगे तो हमारा राजा का कुमार, अर्थात का शब्द आ रहा है। इसके अतिरिक्त आपका शब्द हो गया गृह स्वामी। गृह स्वामी अर्थात इसका जब उच्चारण करेंगे तो जो आपका मान निकलेगा वो पहले का पहले और बाद का बाद में होगा। और हमने पहले ही बताया कि विभक्ति चिन्ह अगर आपको पता है तो कारक चिन्ह में विभक्ति अगर आपका चिन्ह पता है तो बहुत ही आसानी से इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि संबंध तत्पुरुष में जो आपका का, के, की शब्द का कहीं ना कहीं आपका बीच में जो है वो जरूर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अभी एक पॉइंट आपका बचा हुआ है और ये छठवां जो आपका मान है अंतिम वाला, इसमें आपको याद रखना है कि यह जो तत्पुरुष समास है वह अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो चलिए इस छठे तत्पुरुष समास को हम देखते हैं कि इसे हम आप क्या कहते हैं। इसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष समास और इसे हम सप्तमी विभक्ति भी कहते हैं। और आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर जो में और पर, इसका जो चिन्ह होता है में और पर है, इस बात को आपको याद रखना है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास जिसको हम सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं, और इसमें जो है वो अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर लुप्त हो जाते हैं। जब हम इनको विस्तारित करेंगे, जब इसमें लिखा रहेगा उसमें लुप्त हो जाएगा। और जिसमें समासिक पद इकट्ठा करके आपको दिया गया है तो जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें में या पर शब्द जरूर निकलेगा। जैसा कि आपके सामने मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे हमने आपको दिया कि आप बीती। आप बीती शब्द आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब होगा जब हम इसे विस्तारित करेंगे तो आप पर बीती। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, पहले का उच्चारण पहले और दूसरे का उच्चारण बाद में होता है। और इसमें से कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह आपकी अवश्य निकलेगी। तो आपको केवल विभक्ति पर ध्यान देना है। अगर आपने सही ढंग से इस विभक्ति कारक चिन्ह को समझ लिया तो बहुत ही आसानी से इनको आप अलग कर पाएंगे। जैसे हमने आपको
लिखा कि गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। अब हम इसको जब विस्तारित करेंगे तो हमारा जो शब्द निकलेगा वह गृह में प्रवेश शब्द निकलेगा। और आप देखेंगे कि इसमें में शब्द आ रहा है। इसके अतिरिक्त आपका हो गया आनंद मग्न, आनंद मग्न। इसका अर्थ होगा आपका आनंद में मग्न। पहले का उच्चारण पहले और बाद का उच्चारण बाद में हो रहा है। लोकप्रिय, लोकप्रिय, इसका जो अर्थ होता है वह होता है लोक में प्रिय। तो जल्दी से आप लोग इस सबको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको तत्पुरुष समास होता क्या है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उच्चारण करने पर कौन सा पहले और कौन सा बाद में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त हमने आपको कारक चिन्हों से परिचित कराया, कौन कौन से कारक चिन्ह का आपका मान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हमने आपको तत्पुरुष समास के 6 प्रकारों को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास ठीक ढंग से समझ में आई होगी। और आपको याद रखना है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के द्वारा प्रत्येक टॉपिक पर आपको टेस्ट दिया जा रहा है। तो आप लोग टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल वेबसाइट पे जा कर के जिसका www.studentclassesprayagraj.com पे जा कर के आप लोग विजिट कर सकते हैं और इससे संबंधित और भी जो आपको क्लास दी जा रही है इन पे संबंधित आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और समास की बची हुई क्लास जिसमें आपको अगली क्लास में हम आपके सामने द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास जो बचा हुआ है उस पर हम क्लास लेकर के आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।